ने, जो हमेशा उनको लेकर आक्षेप लगते हैं कि पद के जो मर्यादाओं को वो तार-तार करते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से जिस तरह की प्रतिष्ठा अर्जित करनी चाहिए थी, उस तरह की प्रतिष्ठा अर्जित करने में नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं। अब उनका वहीं उसी शादी में जाना, तो उसको भी एलोबरेट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी को जाने को कैसे देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते हैं, वो जर्मनी में एक सिने तारिका से मिलने के लिए समय निकाल लेते। अगर हिंदू मुस्लिम शादी होती है तो सरकार की बहुओं में पल पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दुनिया के सबसे धनी उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट विवाह सूत्र में बंध गए हैं। उनके विवाह समारोह की धूम पिछले कई महीनों से न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में हो रही है। शाही शादी की चर्चाएं लगातार चल रही थीं और ये शादी अब संपन्न हो गई है, शांतिपूर्ण निर्विघ्न संपन्न हो गई है। लेकिन चर्चाओं का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, चर्चाएं जारी हैं। बहुत सारे सवाल भी उठाए गए हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसे वो मुल्क जहां आज 90 करोड़ देशवासी सरकार के रहमो करम पर हैं, उस देश में ऐसी शाही शादी की आखिर क्या जरूरत थी। ठीक है, शादी शाही हो, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, उस पर सवाल ज्यादा है और लाजमी भी है। हालांकि 4 PM इसमें कहीं कोई उसे ऐसा ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं उन्हें उठाना हमारा धर्म है, दायित्व है। दरअसल कोई भी माता पिता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या दुनिया के बहुत बहुत अमीर लोगों में शुमार हो, वो अच्छे से अच्छा विवाह करना चाहता है। वही कुछ मुकेश अंबानी, नीता अंबानी या जो उनका पूरे का पूरा परिवार है उसने किया, करना चाहिए था। लेकिन बात वही कि एक धन का नंगा नाच, एक भौंडा प्रदर्शन, ये सब क्यों, किस लिए? और ऐसा नहीं है कि देश में इस तरीके की शादियों पर पहले कभी सवाल ना खड़े हुए हो, ना उठे हो। बहुत सवाल उठे हैं, बहुत मंथन चिंतन उस पर हुआ और जो हमारे यहाँ देश की एजेंसियां हैं उनकी निगाह भी तिरछी हुई। लेकिन मामला मुकेश अंबानी का है, उस विवाह जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं और 2.5 घंटे से अधिक वक्त देते हैं, तो किसकी जरूरत है, कौन एजेंसी है जो इस तरीके की विवाह पर आंख उठा सके, निगाह तिरछी कर सके। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे कि चूंकि ये शादी चर्चाओं में है, तो 4 PM भी चर्चा जरूर करे इस विषय पर। हमने इस विषय पर वीडियो पहले भी अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। 4 PM ने, जो उसका धर्म है, दायित्व है, उसका निर्वहन किया है। लेकिन अब ये विवाह संपन्न होने के बाद जो सवाल अभी खड़े हुए हैं, उन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे एक खास मेहमान के पास। खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुधीर सक्सेना साहब। बहुत स्वागत करूंगा सर आपका। और आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि आप सुधीर सक्सेना साहब को निरंतर हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। सुधीर सक्सेना साहब का लगभग 5 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में आपने सेवाएं दी हैं, आप फ्रीलांसर के तौर पर आज हैं और निरंतर आपके देश और दुनिया के जो विषय हैं उन पर चिंतन, उनका लेखन आप अलग अलग हिंदुस्तान के पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, बेबाक राय प्रकट करते हैं, टिप्पणियां करते हैं और शानदार बोलते हैं। सुधीर साहब का बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि जो ये एक शो था, इस शो पर पहली प्रतिक्रिया आप क्या दीजिएगा? जो अनंत और राधिका का विवाह सूत्र का जो दौर था पूरा हो गया, लेकिन इसको लेकर जो कई महीनों से देश और दुनिया में चर्चाएं थी, उस पर पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। सुधीर जी। देखिए संजीव जी, पिछले कुछ समय से जिस तरह के कार्यक्रम, समारोह या उत्सव हो रहे हैं, उनमें सादगी या गरिमा या जिस तरह के पारंपरिक उनके चरित्र थे, उसके विपरीत वे सारे आयोजन कहीं ना कहीं आडंबर से ग्रस्त हैं। और उसमें जो जिस तरह से दौलत का, पैसे का, सत्ता का जो भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके हम सब लोग चश्मदीद गवाह हैं। इस विवाह को, जिसमें अंबानी खानदान के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का विवाह फिल वक्त चर्चा में है, और इसको अनेक लोग सदी के विवाह की
संज्ञा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है कि हम किसी भी आयोजन को शताब्दी के आयोजन की संज्ञा दें, क्योंकि अभी 3/4 शताब्दी बची हुई है और जिस तरह से कारपोरेट घराने उभर रहे हैं और जिस तरह से दौलत चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है, उसमें यह कहना कि आगामी 75 साल में कोई भी ऐसा विवाह या आयोजन नहीं होगा जो इससे बड़ा ना हो सके, ये बहुत ज्यादा एक तरह के खयाम ख्याली या अतिशयोक्ति होगी। पिछली सदी में हमने कई शादियां देखी। हिंदुजा के यहाँ विवाह हुआ था, उसकी चर्चा रही। ग्वालियर में महाराज माधवराव सिंधिया के की संतानों का विवाह बहुत चर्चित रहा। आप याद करें सहारा श्री के यहाँ लखनऊ में जो विवाह हुआ था, उसमें भी तमाम फिल्मी हस्तियों और राजनीतिज्ञों की शिरकत रही थी। वो विवाह भी बहुत चर्चित रहा था। लेकिन ये बात सही है कि अंबानी खानदान में अभी जो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी हुई है, उसने पिछले अनेक आयोजनों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस आयोजन में तमाम लोगों ने शिरकत की, किसी भी मेजबान को या किसी भी युगल को या किसी भी उद्योगपति को, तमाम लोगों को आमंत्रित करने का पूरा अधिकार है और ये लोगों पर निर्भर करता है कि इसमें वो शरीक हो या ना हो। लेकिन जिस तरह से उसको एक बहुत दिखावटी, आडंबरपूर्ण और चकाचौंध से भरे हुए आयोजन में बदला गया, उसमें जिस तरह से शंकराचार्यों ने शिरकत की, वो हमें हमारे सामने अनेक प्रश्न खड़े करता है। और जो कि ये माना जाता है कि शंकराचार्य के आश्रम में आके या उनकी पीठ में आकर नवयुगल या कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करता है या करने की परंपरा रही है। लेकिन शंकराचार्यों का सारे तामझाम लवाजमे के साथ में विवाह स्थल पर जाकर वर वधू को आशीर्वाद देना, ये मुझे लगता है कि भारत में धार्मिक इतिहास की एक विरल घटना या पहली घटना है अपने तरह की। और इस सारे प्रसंग में तमाम उद्योगपति आए, तमाम राजनीतिज्ञ आए, तमाम सिने सितारे आए, उन्होंने वहां ठुमके भी लगाए। यहाँ तक कि बाबा रामदेव जो अपने जो एक कारोबारी संत हैं, उन्होंने भी वहां ठुमके लगाए और वो नाचते हुए देखे कि जिसका कि वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे आयोजन में सिर्फ एक व्यक्ति, राहुल गांधी और उनकी बहन या उनकी मां या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, जबकि मुकेश अंबानी खुद उनके आवास पर गए थे उनको न्योता या आमंत्रण या दावत देने के लिए, और 1.5 घंटे उन्होंने वहां बैठकर इंतजार किया था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस वक्त सारे लोग वहां पर उस आयोजन में शिरकत कर रहे थे और उसको अपने अपने तरीके से गरिमापूर्ण या यादगार या ऐश्वर्यपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली के एक साधारण होटल में सामान्य लोगों के साथ में पिज्जा का सेवन कर रहे थे। तो ये एक बहुत विरल घटना है जिसको भी याद रखा जाना चाहिए और ये हमें कई प्रसंगों की याद दिलाता है। ये हमें बरबस महात्मा गांधी की भी याद दिलाता है, क्योंकि महात्मा गांधी में जो आत्मबल था, मैं महात्मा गांधी से राहुल गांधी की सीधी तुलना तो नहीं करूंगा, लेकिन वो आत्मबल कहीं न कहीं हमें राहुल गांधी में दिखाई पड़ता है और उनमें जो निर्भीकता और जो साहस और जो निडरता है वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद की भारत न्याय यात्रा के जरिए उनका जो एक नया अवतार हुआ है, उनमें यह साहस उत्पन्न हो चुका है कि वो धारा के विपरीत चल सके और उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके या उनको व्यक्त कर सके जो उनसे की जाती रही है। संजीव जी। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये सवाल आपसे जरूर करता है कि चर्चा जो है सबसे ज्यादा इसी बात की है। 2 बातें बहुत इसमें उठी हैं। एक राहुल गांधी या उनके परिजनों का ना जाना, आपने उसमें कई चीजें स्पष्ट की, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां 2 घंटे 40 मिनट रहना। और वो इस सेंस में सवाल ज्यादा खड़ा होता है कि वो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हाल ही में अभी जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, जिनको राहुल गांधी निरंतर टारगेट कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, वे सवाल खड़ा किया था उन्होंने कि वो कितना जो टेम्पो भर भर के धन पहुंचने की बात कही थी, काले धन की बात कही थी। यदि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति को सीधे सीधे टारगेट करे, उसके बाद तो एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, उनकी निगाह तिरछी हो जाती है, वो तत्काल छापेमारी होना चाहिए थी, जिसको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए। नहीं हुआ वो सब। लेकिन अब उनका वहीं उसी शादी में जाना,
तो उसको भी एलोबरेट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी को जाने को कैसे देखिएगा। उनको लेकर आपने राहुल गांधी में तो कहा कि गांधी जी सा आत्मबल उनमें कहीं दिखता है, तुलना नहीं कर रहे हैं आप। फिर प्रधानमंत्री जी में कौन सा वाला आप क्या देख रहे हैं, उनकी उनको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है सुधीर सर? देखिए संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंबई जाना कोई बहुत आकस्मिक या असुविचारित घटना नहीं है, लेकिन उनका एक उद्योगपति के यहाँ शादी में जाना और जैसा कि आपने कहा 2 घंटे 40 मिनट बिताना एक बड़ी घटना है। वहां जाकर वो औपचारिक तौर पर आशीर्वाद देकर वापस भी आ सकते थे, क्योंकि इस देश के सामने अनेक ऐसे संकट हैं जिनको एड्रेस करना प्रधानमंत्री के लिए जरूरी माना जा रहा है। मणिपुर लगभग 1.25 वर्ष से अशांत है, अराजकता की चपेट में है, जल रहा है। वहां के साधारण लोगों से लेकर वहां के सांसदों ने बार बार मणिपुर के हालात की ओर प्रधानमंत्री का, संसद का और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल सके हैं। अलबत्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जरूर वहां गए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार मणिपुर में घट रही हैं, उससे जाहिर है कि मणिपुर राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए और वहां पर जो हालात हैं उनके शमन के लिए, उसके समाधान के लिए और वहां शांति की बहाली के लिए प्रधानमंत्री को तत्परता पूर्वक ध्यान देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते हैं, वो जर्मनी में एक सिने तारिका से मिलने के लिए समय निकाल लेते हैं। वो अपनी व्यस्तता के दौर में बंबई जाते हैं और बंबई में वो अन्य कार्यक्रमों में जो शिरकत करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, लेकिन शादी में जाकर वो 2 घंटे 40 मिनट का समय उस खानदान को या उस घराने को देते हैं जिनसे उनके दीर्घ संबंधों की चर्चा लंबे अरसे से होती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में आप याद कीजिए कि बामनो बनियों की पार्टी मानी जाती थी, या ये माना जाता था कि सवर्णों या उच्च वर्गों की पार्टी है, लेकिन प्रमोद महाजन के महामंत्रित्व काल के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जिस तरह से कारपोरेट लोग से जुड़ा और कारपोरेट और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह का चोली दामन का साथ है, वो मुझे लगता है कि ये घटना उसकी चरम परिणति है और उसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। चुनाव में लगातार राहुल गांधी ने अडानी अंबानी से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर लगातार अपनी बातें कही, वो बहुत आक्रामक हुए। और नरेंद्र मोदी ने जो बयान टेम्पो में भर भर के रुपये की बात कही थी, वो मुझे लगता है कि वो उसकी आप शब्दावली देखिए, वो शब्दावली कितना माल कितना 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 माल पीटा है, ये शब्द था। और फिर आपका जाना, मैंने सवाल इसलिए किया कि वो प्रधानमंत्री जी जो उन्हें ये कह रहे हैं काला धन, फिर कैसे देखिएगा? आपके संबंध की पर्दे के पीछे होना कोई और बात है। सुधीर सर, आप बहुत दीर्घ अनुभव रखते हैं, आपने देखा है। मैं मानता हूं कि कोई दल ऐसा नहीं है जो कारपोरेट्स के बिना चल पाए। वो कहीं ना कहीं चंदाखोरी और सब हुआ करती थी, आज से नहीं, बहुत आदिकाल से हो रही है। बिरला टाटा भी दिया करते थे। लेकिन एक तरफ आप ये कहें कि काला धन और दूसरी तरफ आप गलबैया करें, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं तो ये टेम्पो में भर भर कर धन आया था, वो कहाँ गया, जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से तंज और जिस तरह से मखौल और जिस लहजे में उन्होंने बात कही थी, उसके बरक्स अगर इसको आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी को इस तरह के आयोजन में शरीक होना चाहिए। और आप याद कीजिए कि महात्मा गांधी इसके पहले के तमाम जो विभूतियां रही हैं या जो बड़े नेता रहे हैं, वो अंतर जाति या अंतर धार्मिक या दहेज विहीन या सादगीपूर्ण समारोहों में शरीक होते रहे हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला इस तरह से आडंबरपूर्ण किसी भी आयोजन में भारत के शिखर पुरुषों ने कभी भी शिरकत नहीं की है। महात्मा गांधी तो बहुत नजदीकी लोगों के विवाह समारोह में भी नहीं गए, लेकिन अगर कोई अंतर जाति या अंतर धार्मिक विवाह होता था तो इसमें शिरकत करते थे। मैं बहुत मोटी बात कहूंगा, यह सरकार का कर्तव्य है कि वो दहेज को कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए या दहेज मुक्त समाज को दहेज मुक्त बनाने के लिए अपने उपाय बरते। लेकिन आज की तारीख में देखिए आप, सरकार के सारे आयोजनों में सरकार नवयुवकों को दहेज में सामान देती है और वहां भी वो आडंबर और तमाम तरह की क्रियाएं होती है जो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। सरकार ने अंतर जाति
तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अंतर धार्मिक विवाहों के प्रति सरकार के मन में जिस तरह का हिकारत या अवज्ञा का भाव है, अगर हिंदू मुस्लिम शादी होती है तो सरकार की बहुओं में बल पड़ जाते हैं। अब अभी याद कीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया सोनाक्षी की शादी एक मुस्लिम युवा से होती है, उसको लेकर किस तरह से गोदी मियां मीडिया आज तक बवाल खड़ा कर रहा है और किस तरह से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। शादी दो लोगों के, दो परिवारों के और दो हृदयों के मिलन का नाम है, और वो एक सहचर के तौर पर जीवन बिताने, साथ साथ जीवन बिताने की शपथ लेते हैं। लेकिन आपको शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार की शादी आज तक नहीं रास आ रही है, क्योंकि उसमें जो वर है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है और जो वधु है वो हिंदू समुदाय की है। जबकि महात्मा गांधी, आप गौर कीजिए, इंदिरा गांधी ने एक पारसी युवक से शादी की। आप और भी चले जाइए, अरुणा आसिफ अली का प्रसंग याद कीजिए, और भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिसमें महात्मा गांधी की लगातार कोशिश रहती कि जो दहेज विहीन या अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह हैं उनको वरीयता दी जाए और उनको कहीं ना कहीं शुभकामनाएं या आशीर्वाद या शुभाशीष दिया जाए। जबकि आज उल्टा हो रहा है। नरेंद्र मोदी का अंबानी घराने की शादी में शरीक होना और वहां 2 घंटे 40 मिनट बिताना, मणिपुर न जाना और वहां पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के वो मुरीद हुए, इस तरह की खबरें मुझे देखने को सोशल मीडिया पर मिल रही हैं। गीता की व्याख्या लोकमान्य तिलक से लेकर विनोबा भावे तक ने की है। हमने मुरारी बापू के प्रवचन सुने हैं, हमने पंडित राम किंकर की रामायण पर व्याख्यान सुने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिन बाबाओं की शरण में, या बाबाओं और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है और जिस तरह रिश्ता लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है और जिस तरह से रथ यात्राएं अभी तक उड़ीसा तक सीमित थी, लेकिन अब रथ यात्राएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर या अन्यत्र निकलने लगी हैं। भोपाल में भी रथ यात्रा निकली, हमने 2 दिन पहले देखा। और जिस तरह से छठ या तमाम चीजों को लेकर पर्व का रूप दिया गया है, जिस तरह से घट यात्रा, कलश यात्रा, फला यात्रा जिस तरह से विभिन्न शहरों में निकाली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कहीं ना कहीं से, कभी तो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसको जिस तरह से सहयोग और समर्थन देती है, तो मुझे लगता है कि धर्म के बजाय जो धार्मिक कर्मकांड है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हथियार है, जिसके जरिए वो समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार कोशिश में रहती है। तो ये जो कुछ भी घट रहा है, मुझे लगता है कि दिखावे को, कर्मकांड को कहीं ना कहीं मजबूत करता है, जबकि सरकार की और नेतृत्व की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, रंग, इन सारे भेदों से ऊपर उठें और एक समरस और सहिष्णु और मानवीय समाज की रचना में अपना योगदान दें, जिसकी ओर भारत में सरकार का कतई ध्यान नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष का आचरण ठीक इसके विपरीत है। संजीव जी। बिल्कुल। सुधीर जी, इसको ऐसे देखें, जितनी चीजें आपने कही, जो चीजें गिनाई हैं आपने, तमाम सादगी की बात की आपने, और भी जो दायित्व होते हैं एक जो आपका नेता है, तो उसके बरक्स देखें तो ऐसा माना जाए कि मोदी जी ने, जो हमेशा उनको लेकर आक्षेप लगते हैं कि पद के जो मर्यादाओं को वो तार तार करते हैं, आपने भी और भी चीजें कही, तो ये भी उनका, इसको ऐसे जोड़ के देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो चीजें कही थी बरक्स अंबानी, तो ये इस तरीके का पूरा जो कृत्य हुआ, ये भी हम कहें कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री पद है, देश का सर्वोच्च पद, उसकी गरिमा को फिर तार तार किया, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, इतनी घटनाएं घट चुकी हैं 10 वर्ष में कि हम कितनी घटनाओं को याद करें जब देश की गरिमा तार तार हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से जिस तरह की प्रतिष्ठा अर्जित करनी चाहिए थी, उस तरह की प्रतिष्ठा अर्जित करने में नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हो सकते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन अपने गरिमापूर्ण आचरण से व्यक्ति जिस तरीके से प्रशंसा या सम्मान अर्जित करता है, आप उस बात पर गौर करें, उसका इसका कोई पैमाना नहीं होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई है, और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष
इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें कही गई होंगी, इस तरह के निम्न कोटि के लांछन लगाए गए होंगे, इस तरह से उनको ट्रोल किया गया होगा, इस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया होगा। मुझे लगता है किसी भी प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का उस तरह का सोच नहीं रहा जैसा कि नरेंद्र मोदी के प्रति है। उसके लिए कहीं ना कहीं वो स्वयं दोषी हैं। वो मांस की, मछली की, मुसलमानों की, मुजरे की, मंगलसूत्र की बातें करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को पद की गरिमा के मान से यह कतई शोभा नहीं देता। उन्हें वाणी का संयम रखना चाहिए और अपने आचरण से एक अलग तरह का प्रतिमान स्थापित करना चाहिए। वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं और उनका यह दायित्व बनता है कि वो अपने आचरण से, अपनी वाणी से ऐसा कुछ करें जिससे लोगों के मन में उनके प्रति प्रशंसा का भाव पैदा हो, ना कि उनकी आलोचना का या कि उनको उनके प्रति अवज्ञा का और उनका मखौल उड़ाने का या उन पर टीका टिप्पणी या नुक्ताची करने का। संजीव, बिल्कुल सुधीर से एक चीज और भी चाहूंगा। आपने अभी गोदी मीडिया की बात की। पहले भी मीडिया का झुकाव होता था, सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव है, लेकिन हम ये पाते हैं, मगर दौर वैसे सवाल फिजूल भी माना जाएगा कि अब इस युग में, इस दौर में हम अपेक्षा नहीं कर सकते गोदी मीडिया, इस तरीके की मीडिया से। वैकल्पिक मीडिया अलबत्ता बार बार अपना जो दायित्व है, धर्म है, उसका निर्वहन करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, और उसकी भी आलोचना कहीं ना कहीं जो भक्तगण है वो करते हैं। मैं इसलिए ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने वो शादी का जिक्र किया, माधवराव सिंधिया जी के जो परिवार में शादियां हुई, और भी शादियों का जिक्र किया। मुझे याद है मैंने भी उसको रिपोर्ट किया था शादी को, और बड़ा बवाल हुआ था, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और बहुत सारी खबरें छपी थी। आप उसको निगेटिव कहिए, आज तो कुछ निगेटिव हो ही नहीं सकता, कोशिश ही नहीं होती। क्या इसको उजागर नहीं करना चाहिए था मीडिया को जो आज हुआ? कहीं उसको एक्सपोज भी तो किया जा सकता था ना। जो वास्तविक मीडिया है, जिसको लोग अभी भी मानते हैं कि यही वास्तविक मीडिया, वैकल्पिक ने जगह ले ली हालांकि उसकी। क्या कहेंगे एक छोटा सा आपके? देखिए संजीव जी, मुझे ग्वालियर में माधवराव सिंधिया जी के यहाँ विवाह समारोह में शरीक होने का मौका मिला था। और शरीक होने का मौका इस नाते नहीं था कि मैं तमाशबीन की हैसियत से या दर्शक की हैसियत से वहां गया हूँ, बल्कि हम लोग बकायदा वहां आमंत्रित थे। और इसी भोपाल शहर से अनेक पत्रकार मित्र, राजकुमार केसवानी या मुझे अनेक लोग याद है, वो लोग उसमें शिरकत करने के लिए गए थे। आप अंबानी घराने में अनंत और राधिका की शादी में मीडिया की भूमिका को अगर देखें तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मीडिया की भूमिका क्या रही या मीडिया के प्रति अंबानी घराने का सलूक क्या रहा। सहारा श्री के यहाँ शादी हुई थी, माधवराव सिंधिया के यहाँ शादी हुई, शादी के अनेक प्रसंग हैं, लेकिन उन सारे प्रसंगों में मीडिया को आमंत्रित किया गया था, मीडिया के प्रति सम्मान का भाव दर्शाया गया था। यहां तक कि हिंदी और अंग्रेजी के सबसे प्रतिष्ठित घराने के पत्रकारों को उपहार भेजा गया था, जिसमें से कई उपहार उस घराने के पत्रकारों ने लौटा दिए थे, क्योंकि ये माना जाता था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तोहफे लेने से कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता प्रभावित होगी। लेकिन इस शादी में देखिए, कुछ महीने पहले एक वीडियो देखने को मिला था जिसमें हाथी की खिचड़ी के सेवन करते हुए एक पत्रकार मित्र को दिखाया गया था। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है वो कह रहे थे। तो हाथी की खिचड़ी अगर आप मनुष्य को खिलाएं और उसके लिए पत्रकार मित्र गदगद हो के कहेंगे साहब बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है, बहुत लजीज है, बहुत मजा आया, तो पत्रकार की भूमिका देखिए आप। जबकि सहारा श्री ने जिस तरह से ससम्मान पत्रकारों को आमंत्रित किया था, माधवराव सिंधिया ने व्यक्तिगत तौर पे तमाम लोगों का हमने रिपोर्ट भी किया गया था। उसमें जो नेगेटिव चीजें रिपोर्ट हुई नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं किया, कि हमने नमक खा लिया तो उसमें नमक का हक अदा करते दिखे हो। हमने उसके नमक के खाने के बाद भी जो हमारा दायित्व था उसका निर्वहन हमने किया था। उसके बाद भी उनकी नुक्ताचीनी हुई थी और उसको जो है हाँ आडंबरपूर्ण शादी की संज्ञा दी गई थी। इस शादी को लेकर चारों ओर जो अजीब किस्म का सन्नाटा है, वो है ना परस्परम प्रशंसन्ति वाली जो स्थिति है। व्यक्ति पत्रकारिता के मानकों को, पत्रकारिता के तकाजों को, पत्रकारिता की नैतिकता को, पत्रकारिता के मूल्यों को जो भूल चुका है, उस बिरादरी को माफ कीजिएगा, मैं पत्रकार नहीं मानता हूं। ये पत्रकार का चोला पहने हुए पत्रकार की आजीविका, पत्रकार के तौर पर आजीविका कमाने वाला वो वर्ग है जिसे पत्रकार मानना कहीं ना कहीं पत्रकारिता की परंपरा की अवहेलना या अवज्ञा होगी। जो अपने को कहता तो पत्रकार है, लेकिन जिसका आचरण
चारण या भाट की तरह है। संजीव जी। बिल्कुल। सुधीर इसमें एक चीज और भी है जिसमें मैं अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा कि ठीक है, देखिए एक पिता का अधिकार है, एक जो उसका अभिभावक है उसका अधिकार है कि अपने पुत्र का विवाह पुत्री का विवाह कैसे करे, उसके पास जितना चादर है उतना पैर पसार सकता है। लेकिन जो देश है, देश में जो स्थितियां हैं, इन सब के बीच एक आदर्श प्रस्तुत करने की बात, और दूसरा ठीक है वो आदर्श प्रस्तुत नहीं करते, करना होता तो कर ही सकते थे, सादगी से हो सकता था, जिसकी बात बार बार चल रही है। हजारों करोड़ रुपए आपने उड़ाए, और कैसे उड़ाए सबने देखा, और उसको लेकर देश बदनाम भी हो कि जब आप इटली गए तो इटली में वहां आपके खिलाफ रिपोर्ट तक हो गई कि आपने वहां का जो उसकी वो है नियम कायदा, जो लोग आम जन के जो अधिकार है उसका कहीं उसको उस अधिकारों पर अतिक्रमण किया, ये सब भी उठा। इसमें मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगा कि ऐसा जो भोंडापन है, इस पर रोक लगने जैसी बात नहीं होनी चाहिए कि ठीक है आपके पास है, लेकिन एक एक, एक कहीं हद हो, जद हो, कोई कानून, कोई ऐसा कुछ लगता है। हालांकि सिर्फ हाइपोथेटिकल है कि कौन कानून बनाएगा, किसकी इतनी मादा है कि जिनके बदौलत आप जी रहे हैं उनको कैसे आप कानून में बांधेंगे। फिर भी क्या आप कहिएगा? देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि थोड़ा विषयांतर करें। आप देखिए चुनाव में किस तरह से लोग खर्चा करते थे, करोड़ों रुपए आज भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस तरीके से मालामाल हुई है, और उसके नेता या उसके विधायक या उसके सांसद आज जिस तरह से करोड़ों में खेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दफ्तर कारपोरेट ऑफिस से कमतर नहीं लगता है। वहां सुविधाएं देखिए, वहां लगतक देखिए, वहां ऐश्वर्य देखिए, वहां व्यवस्था देखिए। तो चुनाव में खर्चे की सीमा है, लेकिन उस खर्चे की सीमा का पालन कितने लोग करते हैं, और उससे बचने के लिए किस तरीके से लोग जो है नियमों का सहारा लेते हैं। और जो कहते हैं ना कि रास्ते निकाल लेते हैं, रास्ते निकाल लेते हैं। रास्ते निकाल लेते हैं। तो अगर एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस समाज में हमारा जो समीकरण है, जो हमारी संरचना है, उसमें शादी पे खर्च का अंकुश लगाना तो बड़ा कठिन है। लेकिन अगर अंकुश हम लगा भी देंगे तो लोग जिस तरह से चुनाव खर्च में अपने तरीके से खर्च करने का, कंबल बांटने का, दारू बांटने का, पैसे देने का जो खेल करते हैं, वही उसी तरह से शादी में होगा। शादी में जरूर होगा कि दिखाएंगे कि हमारे यहाँ इतने अतिथि आए थे, इतने अतिथि नहीं आए थे, हमने पर प्लेट 2000 खर्च किए और खर्च करेंगे पर प्लेट 20,000 रुपये। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये जो शुचिता होती है, जो नैतिकता होती है, ये अपने भीतर अंदर से जागृत होती है। अगर आपका विवाह में लोगों को बुलाना, अधिक से अधिक लोगों को बुलाना, और उनसे ये अपेक्षा करना कि वो वर वधू को आशीर्वाद देंगे, उनके मंगल कार्य में शरीक होंगे, ये एक अच्छी बात है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को अपने वैभव का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं, या आपकी मंशा अपने वैभव का, अपने आडंबर के जरिए प्रदर्शन करने का है। तो जो प्रदर्शन प्रियता है, एग्जीबिशनिज्म है, इसमें रोक लगना चाहिए कहीं ना कहीं पर। इससे कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटे छोटे हवन या छोटी छोटी पूजा, जैसे सत्यनारायण की कथाएं भी होती हैं, तो हम पंडित जी को जो है दक्षिणा में अच्छा खासी रकम देते हैं, नहीं तो पंडित जी जो है प्रसन्न होकर वहां से जजमान को आशीर्वाद देकर विदा नहीं होते हैं। तो इनके कार्यक्रम में जो इतने तमाम बाबा और पंडित और शंकराचार्य आए, तो उनको अंदाज लगाइए कि उन्होंने उनको कितनी दक्षिणा दी होगी। सितारे आते हैं किसी घर में खाना खाने भी आते हैं। 2-2 करोड़ की घड़ी है, 2-2 करोड़ की घड़ियां बांटी गई हैं, जो है रिटर्न तो गिफ्ट, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो ऐश तो सवाल रिटर्न गिफ्ट का भी है। और ये तमाम सिने सितारे जो किसी का खाना खाने भी आते हैं, चाय पीने भी आते हैं, मिलने भी आते हैं, तो उसके लिए वो जो है बकायदा मुंहमांगी कीमत उनको अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ जो इतने लोग आए जिन्होंने ठुमके लगाए, बाबा रामदेव भी नाच रहे हैं, संजय और सारे लोग जितने नाम है तमाम सितारों के, सब ठुमके लगा रहे हैं, अभिनेत्रियां नाच रही हैं। तो रिटर्न गिफ्ट पे किसके पास क्या क्या गया होगा, खर्चा तो जो हुआ है सो हुआ है। तो रिटर्न गिफ्ट में जाना, और रिटर्न गिफ्ट में किससे क्या अपेक्षा करना कि हमने आपको ये रिटर्न गिफ्ट दिया, आपको हवाई जहाज का किराया दिया, आपके ठहराने का इंतजाम किया, आपको बढ़िया वो भोजन कराया जो कहीं ना कहीं आपके नियमित मेनू में कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो आप इससे अंदाज लगाएं कि ये आयोजन एक विशुद्ध मांगलिक कार्य होने से कहीं अधिक एक घराने के आडंबर और वैभव का प्रदर्शन था। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उन्होंने जितना खर्च किया उससे कहीं ज्यादा खर्च कर सकते थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भी कोई भी इस तरह के आयोजनों पे अंकुश लग पाएगा।
अंकुश हमारे भीतर से बिल्कुल। उत्पन्न हो सकता है, और जब तक सामाजिक या जी जी बंदिश जी ना हो तब तक इस पर जी, रोक हम लगाना तो नहीं स्व होगी। स्व स्व अनुशासित स्व अनुशासित स्व अनुशासित होंगे तभी जाके होगा। सीधी सीधी बात है, आत्मानु अनुशासन या आप आत्म अंतर्मन से निकलो। आत्मानुशासन। लेकिन जिस तरह से राहुल जी गांधी ने अपने आत्मबल का परिचय दिया है, मुझे अनेक गांधी जी के प्रसंग याद आते हैं। गांधी जी बहुत पहले एक बार श्रीनगर गए थे, शायद जम्मू में, तो वहां के महाराजा ने उनको अपने घर आमंत्रित किया था। गए वहां पर, महारानी चांदी के गिलास में उनके लिए दूध लेकर आई थी। बोले, बापू ये दूध है आपके लिए, पी लीजिए। तो बापू ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा, यहाँ दूध नहीं पीऊंगा। उन्होंने स्वयं महारानी थाल में चांदी के गिलास में दूध लेकर आई थी, उसको नहीं पिया था, बल्कि वो बाहर गए थे और उन्होंने एक साधारण गुजर परिवार के कहना चाहिए झोपड़ी में जाकर वहां पर बकरी का दूध लेकर पिया था और उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जो बापू का आचरण था कि एक अधरंगा फकीर चला जाता है, वो परिधान को लेकर किसी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करता है, और उसको देखने के लिए और उससे मिलने के लिए वहां का सम्राट लालयित रहता है, और चार्ली चैपलिन से लेकर आइंस्टाइन तक मुग्ध हो जाते हैं। तो सादगी में जो गौरव है, जो गरिमा है और जो सम्मान वो अर्जित करता है, मुझे नहीं लगता है कि आप बेशकीमती कपड़े पहनकर और लगतक वातावरण का सृजन करके या लोगों को रिटर्न गिफ्ट में माला माल करके वो सम्मान अर्जित कर सकते हैं। संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सुधीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। एक शानदार चर्चा, एक अच्छी चर्चा, और ये बड़ा मौजूद विषय था। इसको लेकर बहुत सारे सवाल निरंतर खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इनका उत्तर हमें नहीं लगता, जैसे आपने बहुत सारी चीजें कहा कि हमें नहीं लगता कि उत्तर मिल पाएगा, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन हम करते रहेंगे। हम चर्चाएं करते रहेंगे, लोगों तक अपनी बात, आपकी बात और जो सच बात है वो पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुधीर सक्सेना साहब, जिन्होंने ये कहा कि ये आत्म बल से ही हो सकता है, कोई नियम कानून से नहीं हो सकता। क्योंकि देश में बहुत इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, बात उठ रही है, कहा जा रहा है कि क्यों नहीं ऐसे जो आडंबर हैं, ये जो दिखावा है या जो प्रदर्शन है ऐश्वर्य का, उस पर रोक लगे। संभव नहीं है। कहा साफ साफ सुधीर जी ने कि जब चुनाव आयोग द्वारा खर्चा निर्धारित है कि कितना खर्च पर आपको चुनाव लड़ना है, वो पूर्ण नहीं हो पाता, तो ये कैसे पूर्ण हो पाएगा? और ये तभी पूर्ण हो सकता है जब सत्ता में ऐसे लोग बैठे जो आत्मबल वाले हों और जो किसी की परवाह ना करें और ना परवाह करके और कोई एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें और ऐसा कानून बना दें, वो बिना आत्मबल के संभव नहीं होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर कमेंट कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।